नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल कर जताया विरोध, लगाया सरकार पर आरोप। बुधवार को जिले भर में हुई बारिश, जनजीवन हुआ प्रभावित, फिर अटका धान खरीदी का काम। शहर के वार्ड नंबर 3 और 10 के निवासियों ने किया ऐलान, रोड नहीं तो वोट नहीं, नगरपालिका चुनाव का करेंगे बहिष्कार। नगरपालिका परिषद की आखिरी बैठक, अध्यक्ष और पार्षदों ने कर्मचारियों से कहा थैंक यू और सॉरी। कान्हा नेशनल पार्क से लगे स्कूलों की बदलेगी तस्वीर, कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे छात्र। और अब खबरें विस्तार से। नीतियों के खिलाफ 7 जनवरी को विभिन्न ट्रेड यूनियन के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। डाक विभाग के करीब 500 कर्मचारी हड़ताल पर रहे। वहीं यूनियन के कर्मचारियों ने नगर के प्रधान डाकघर परिसर के सामने धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इसमें हमारी प्रमुख रूप से 25 सूत्री मांगे हैं और जिसमें मुख्य रूप से न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांगे हैं और नए पदों को सृजन किया जाए। जो खाली पदें बहुत सालों से खाली पड़े हैं उनको तत्काल भरा जाए। और ऐसे हमारी 25 सूत्री मांगे हैं और 10 सूत्री मांगे जो FNPO ने दिया उनको अनिवार्य रूप से उनको तत्काल लागू किया जाए। कितने कर्मचारी वहीं स्व सहायता समूह संगठन के द्वारा रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। अरे चलो चलो आगे चलो। आज जो देशव्यापी हड़ताल है, एक दिवसीय काम बंद हड़ताल को लेके हम लोग 7 सूत्री मांग माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के नाम ज्ञापन देंगे कलेक्टर के माध्यम के द्वारा। आज हमारी हजारों की संख्या में हम अपील किए थे कि हमारी बालाघाट जिले की महिलाएं अपनी 7 सूत्री मांगों को लेके मांगे हैं। जो आंगनबाड़ी रसोइया है केवल उसको मात्र 500 रुपये दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसे बढ़ा के हम चाहते हैं कि समान वेतन समान काम के रूप में उनको दिया जाए मानदेय आंगनबाड़ी रसोइया को। कम से कम न्यूनतम वेतन सरकार जो है श्रम कानून के अंतर्गत में किया। इसी तरह BSNL के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे, जिन्होंने सामूहिक तौर पर धरना प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों का विरोध किया। इस हड़ताल का व्यापक असर देखा गया। करीब आधा दर्जन से अधिक बैंकों में ताला लगा रहा, जिसके कारण ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अन्य संगठनों ने भी हड़ताल कर विरोध दर्ज किया। हमारा जो इशू है बैंक के निजी प्राइवेटाइजेशन के एवज में किया गया है। इसके अलावा भी काफ़ी बैंक बंद हैं। जी सर, सभी बैंक का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि एक बैंक दूसरे बैंक में मर्ज की जा रही है। तो इसके विरोध में हम लोग सब स्ट्राइक पे। एक दिवसीय है। एक दिवसीय। जिले के तमाम छात्रावास में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों ने 9 जनवरी को काम बंद हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले की जाएगी और कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। इस संदर्भ में भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा का क्या कहना है, आइए जानते। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित जो छात्रावासों में जो हमारे जो मजदूर जो काम करते हैं, जिनको वो अंशकालिक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी और जो वर्षों से करीब 12-15 सालों से वो श्रमिक जो काम कर रहे थे, उनको अचानक जो है वो आदिवासी विकास कार्यालय द्वारा उनको हटाया जा रहा है। और वहाँ पे जिस तरीके से मध्य प्रदेश शासन की नीतियाँ चल रही हैं कि ठेका पद्धति जो है वहाँ पे छात्रावासों में लागू कर दिया गया है और उन श्रमिकों को जो वर्षों से काम कर रहे थे उनको निकाला जा रहा है, जिसका हम भारतीय मजदूर संघ में हम लोगों ने विरोध किया हुआ है इसका। और वर्तमान में ठेकेदार जो इंदौर से यहाँ पर बालाघाट में आया हुआ है, जिसको ठेका मिला हुआ है, वो सारे मजदूरों को निकालने की बात कर रहे हैं। तो इसका हमारा विरोध है और पूरे मध्य प्रदेश से बालाघाट जिले के जितने भी अंशकालिक कर्मचारी जो छात्रावासों में काम करते हैं
और जो स्कूलों में जो माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में जो अंशकालिक कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन लोग कान्हा नेशनल पार्क से लगे गांव के बच्चों और उनके पेरेंट्स का सपना भी जल्द पूरा होता दिखाई दे रहा है। उनके गांव के सरकारी स्कूल में ही बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरह पढ़ाई और कॉन्वेंट स्कूल की तरह बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 35 प्राइमरी और मिडिल स्कूल को शामिल किया गया है, जिनमें प्राइवेट स्कूल की तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। दरअसल यह मुहिम जिला कलेक्टर दीपक आर्य और जिला पंचायत सीईओ रजनीश सिंह की पहल पर शुरू हो सकी है। कान्हा नेशनल पार्क से लगे हुए रिसोर्ट संचालक CSR की राशि के तहत इन स्कूलों की तस्वीर बदलने का कार्य किया जा रहा है। पद्मेश न्यूज की टीम जब इस मुहिम से जुड़ चुकी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोहका पहुंची तो नजारा बदला बदला सा था। हमारे पहुंचते ही हमें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के इन नन्हे बच्चों ने हमें गुड मॉर्निंग कहा और इसके साथ ही शुरू हुई अंग्रेजी से कोसों दूर रहने वाले क्षेत्र के बच्चों की नींव मजबूत करने वाली की कहानी उनकी जुबानी। शासकीय प्राथमिक शाला कोका। इंग्लिश कौन पढ़ाता है आपको? पापा। और यहाँ पे मैडम का नाम बताओ। मैडम का नाम बताइए। कोमलवार। अच्छा लगता है पढ़ाई करना? एक दो नहीं बल्कि कुछ रोज में कई बच्चे अंग्रेजी की किताब फर्राटे से पढ़ रहे थे। स्कूल के टीचर ने भी बताया कि स्कूल के साथ साथ रिसोर्ट से आने वाले कर्मचारियों के द्वारा भी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, जो बहुत अधिक कारगर साबित हो रही है। सर, इस स्कूल को गोद लेने के बाद बच्चों के ठंड के लिए स्वेटर के लिए नाप लिया गया है और वो देने की बात उन्हें कहे है और वो शायद अब पता नहीं कब तक मिल पाएगा, ये नहीं कह सकते। और सर, हम ये चाहते हैं कि ये स्कूल में शिक्षकों की पूर्ति हो और जो आज की आवश्यकता है कि स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, तो वो साधनों की पूर्ति हो जाए तो बच्चों को और अच्छी शिक्षा हम लोग दे सकते हैं। कब से गोद लिया गया स्कूल को? सर, ये पेपर में जो हमने देखे वो तो करीब 1 माह हो गया है, सब जो समाचार हमने पढ़े हैं। जिनने गोद लिया वो आपको पढ़ाने भी आते हैं या पढ़वाने आते हैं? जी, वहाँ से एक मैडम आती हैं, बीच बीच में इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ाते रहती हैं। अच्छे मतलब ग्रामर का अच्छा ज्ञान देते हैं बच्चों को। ये भी है कि विदेशी पर्यटक अगर आना चाहेंगे तो आ सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ सर, आते रहते हैं वो लोग, जो भी आते हैं, जब भी वो रिसोर्ट में रुकते हैं तो उनको वो लोग यहाँ लाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे हमने गोद लिया है, इनको ये सुविधा दे रहे हैं करके, तो आते हैं पर्यटक। इस पूरी मुहिम के विषय में कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि रिसोर्ट संचालकों के द्वारा स्कूल को गोद लिया गया है। स्कूल के बच्चों को रिसोर्ट के कर्मचारी अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी स्कूल तक लेकर आएंगे। स्कूल की विजिट करवाई जाएगी और बच्चों को विदेशी पर्यटकों से ढेरों जानकारियां मिल सकेगी। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत सभी जो हमारे रिसोर्ट ओनर्स हैं और रिसोर्ट्स जो हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो आसपास के क्षेत्रों में के 25 जो स्कूल्स हैं, एक रिसोर्ट एक स्कूल को उसका हैंड होल्डिंग करेगा और उस स्कूल में बेसिक सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं वो उपलब्ध करवाएगा। और जो गैप्स हैं, बेसिकली जो एजुकेशन में गैप है, स्पेशली हम लोगों को यहाँ समस्या होती है कि अंग्रेजी के शिक्षक नहीं मिलते हैं और इन लोगों के साथ में जो मैनेजर्स इत्यादि हैं वो अंग्रेजी में फ्लुएंट होते हैं। सामान्य तौर पर प्रयास ये किया जा रहा है कि उनके मैनेजर्स जाकर के स्कूलों में क्लास लें, जिससे कि बच्चों को अंग्रेजी का एक्सपोजर अच्छा मिले और अंग्रेजी की पढ़ाई बच्चे कर पाएँ। दूसरा, जो टूरिस्ट जो आते हैं उनको भी एक बार बच्चों के साथ मिलवाया जाएगा, जो भी टूरिस्ट इंटरेस्टेड होंगे उनको ले जाया जाएगा। उससे बच्चों के लिए देखने के लिए होगा कि बाकी लोग दुनिया में और किस तरीके से रहते हैं, बच्चों से सेंसिटाइज होंगे। दूसरा, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो बच्चों से जब मिलेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो भी उनसे मिलेंगे और उनको लगता है कि उनको भी पता चलेगा कि बच्चे किन सुविधाओं के अभाव में भी कितना अच्छा अध्ययन कर रहे हैं और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उनसे भी कोई सहयोग बच्चों के लिए मिलेगा, यही प्रयास है। कब से प्रारंभ हो जाएगा सर? ये अभी स्कूलों की सूची फाइनल हो गई है और कार्य कुछ स्कूलों ने प्रारंभ कर दिया। जैसे सिंगिनावा रिसोर्ट ने एक स्कूल को दिया, कि स्कूल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कोका करके एक स्कूल उन्होंने अभी उसके साथ में काम करना प्रारंभ कर दिया है। बाकी रिसोर्ट भी जल्दी प्रारंभ कर देंगे। एमपी गवर्नमेंट जल्द ही अलग अलग डिपार्टमेंट में 28 साल की नौकरी पूरी करने वाले सब इंजीनियरों को एसडीओ बनाने जा रही है। इसका लाभ उन सब इंजीनियरों को मिलेगा जिन्हें एसडीओ की सैलरी मिल रही है।
इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रहा है। इसमें इंजीनियरों को सिर्फ सहायक यंत्री का पद नाम मिलेगा। वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति के अधिकार नहीं रहेंगे। इसका फायदा लोक निर्माण विभाग, पीएचई, इरिगेशन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियरों को मिलेगा। लेकिन पदनाम मिलने के साथ साथ शक्तियां नहीं मिलने से एसडीओ नाखुश दिखाई दे रहे। पदनाम तो दे दिया जाएगा, लेकिन क्या है कि जो उस पद की जो शक्तियां है और अधिकार जो होता है वो हमें नहीं मिल पाएंगे, सिर्फ नाम भर रहेगा सहायक यंत्री का। हमको कार्य तो उपयंत्री का ही करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा विसंगति वाली बात है। बाकी ऐसा खुशी तो होती है कि सहायक यंत्री के नाम से हम जाने जाएंगे, लेकिन कार्य तो वही है, उपयंत्री का ही करना है। हाँ, परेशानी तो अब कुछ नहीं है, परेशानी कोई नहीं है, लेकिन सहायक यंत्री होते हुए हमें उपयंत्री का काम करना पड़े, ये एक बड़ी विडंबना की बात है। जब अगर सहायक यंत्री का पदनाम दे रहा है शासन, तो उसके अनुरूप शक्तियाँ, उसके अनुरूप कार्य भी हमें दे। उपयंत्री जो है, उपयंत्री के लिए एक जिम्मेदार पोस्ट है, उपयंत्री ही रहेगा। और जो अगर उसको उस उपयंत्री को प्रमोट करके सहायक यंत्री बनाया जाता है, उसको सहायक यंत्री का प्रभार दिया जाएगा, तो उसको उसकी पूरी शक्तियां और पूरे अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जिले में अलग अलग विभागों में लगभग आधा सैकड़ा से अधिक सब इंजीनियरों को एसडीओ पदनाम मिलने जा रहा है, जिससे उनके समकक्ष अधिकारी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अपने यहाँ कुल उपयंत्री है अभी 2 जिनमें एक सीनियर उपयंत्री है डीके बोहरे जी, इन्हें सहायक यंत्री का लाभ मिल रहा है और इनकी भी सेवा 10 वर्ष के ऊपर हो चुकी है। और वर्तमान में जो शासन द्वारा जो कई वर्षों से उपयंत्री के प्रमोशन पे जो रोक लगाई गई है, उसके तहत काफ़ी उपयंत्री अभी उसका लाभ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में पढ़ने और सुनने में आ रहा है कि इनको उस पद का लाभ दिया जाना है। और उसमें थोड़ा संशय ये भी बना है कि ये चाह रहे हैं कि पद का नाम देंगे, लेकिन उनका जो एक्चुअल जो प्रभार और उनको जो शक्तियाँ मिलनी चाहिए शासन के द्वारा, उसका अभी कोई सुनिश्चितता नहीं है इस मामले में। परेशानी कुछ नहीं जाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी समयमान, वेतनमान और कमोन्नति जो है समय समय पर मिल रहा हो तो पा ही रहे हैं। उस पद के इक्वल की जो इनका जो वेतन है वो तो पा ही रहे हैं, केवल इनको उसका पद यानी जो है प्रभार मिलना चाहिए या उसकी शक्तियाँ मिलना चाहिए, वो भर नहीं हो पाएगा। बाकी वेतन में ऐसी कोई यानी उनमें कोई अंतर या कमियां नहीं आएगी। बहुजन क्रांति मोर्चा एवं सहयोगी संगठन के बैनर तले बुधवार को शहर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक में सीएए और एनआरसी का विरोध किया गया। इस दौरान विरोध करने वाले लोगों की मांग यह थी कि डीएनए के आधार पर एनआरसी लागू हो। इसके लिए 31 राज्यों के 550 बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा 3 चरणों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके अंतिम चरण में 29 जनवरी को भारत बंद के रूप में विरोध किया जाएगा। ये एनआरसी और सीए के विरोध में हम लोग आज का धरना प्रदर्शन है हमारा। बहुजन क्रांति मोर्चा और विभिन्न जितने भी हमारे बहुजन समाज के संगठन हैं वो सब इसमें शामिल हुए हैं। और हम जो एनआरसी और सीए का जो बिल है, कानून है, इसके खिलाफ में धरना है। और हम जिला अध्यक्ष जो हमारे जिलाधीश महोदय उनके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। और हमारा ये कहना है कि डीएनए के आधार पे एनआरसी लागू हो। जो यहाँ का मूल निवासी है उससे डीएनए का अगर करते हैं तो उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जो असम के अंदर में जिन लोगों को अलग किया गया है उनको भी मतलब नागरिकता दी जाए। और इन सब बातों को लेकर के हमने आज ये धरना प्रदर्शन रखा है। तो ज्ञापन भी सौंपेंगे आप लोग? जी हाँ, ज्ञापन सौंपा जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को नागरिकता देने वाला कानून बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर के हर घर तक पहुंचने की योजना बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि शहर के घर घर तक पहुंचने की मुहिम शुरू की जा रही है। इसके लिए बकायदा प्रत्येक वार्ड के प्रभारियों से बैठक कर रूपरेखा तैयार की जा रही है। आज हमारी नगर भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक सीए नागरिकता संशोधन अधिनियम के जन समर्थन को लेकर ये बैठक आहूत की गई है कि जिस तरह से देश के अंदर विरोधी दलों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा भ्रम की स्थिति निर्मित की गई है। और इसलिए इसी तैयारी को लेकर हमारा हस्ताक्षर अभियान, जन जागरण अभियान और घर घर जाकर लोगों से मिलने का अभियान है। और हमें अभी ऐसी सूचना प्राप्त हुई है
कि एक जन जागरण मंच के माध्यम से बालाघाट नगर में 17 तारीख को बड़ी रैली इसके समर्थन में की जा रही, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उसमें शामिल होगा। इन्हीं सब तैयारियों को लेकर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की यहाँ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है और हम सभी आम लोगों से अपील करते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन करें। यह देश हित में है और जनहित में। नगर पालिका परिषद का कार्यकाल 11 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। उसके पहले 8 जनवरी को परिषद की आखिरी बैठक बुलाई गई। सबको मालूम था कि यह परिषद बैठक कम औपचारिकता और फेयरवेल अधिक है। फिर क्या था? नगर पालिका अध्यक्ष ने माइक और मोर्चा संभाला और सबसे पहले नगर पालिका कर्मचारियों से सॉरी कहते हुए थैंक यू कहा। सॉरी इसलिए क्योंकि कई बार सख्ती से काम करवाया गया और थैंक यू इसलिए क्योंकि कर्मचारियों ने कभी भी किसी भी पार्षद को किसी काम के लिए मना नहीं किया। नगर पालिका प्रशासन चलाने के लिए हो सकता है हमने किसी कर्मचारी का दिल दुखाया हो या किसी को डांटे हो, परेशान करे हो, क्योंकि शासन चलाने के लिए कहीं कठोर और कहीं नरम बनना पड़ता है। और जनता ने हमको शहर के विकास के लिए चुनी थी। 5 साल तक हमने शहर विकास में पूरा योगदान दिया और हमारे पूरे पार्षदों ने जो सहयोग और प्यार मेरे को मिला और पार्षदों को जो सहयोग मिला, उसके लिए मैं पूरे पार्षदों का धन्यवाद अदा करता हूँ। और कर्मचारी नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी साथी हैं, चाहे सीएम हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे छोटे कर्मचारी हो, चाहे बड़े कर्मचारी हो, इन सभी लोगों का साथ मिला तो हमने 5 साल तक इस नगर पालिका को सुचारू रूप से चलाएं और जनता का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका सहयोग करें और काम करें। इसीलिए आज हमने बैठक रखे कि इन सबको हम धन्यवाद अदा कर सके, क्योंकि आने वाले समय में अध्यक्ष अब जनता के द्वारा नहीं आएगा, पार्षदों के द्वारा चुन के आएगा। अब वो होगा कि जो पार्षद बिठारेंगे वो अध्यक्ष बैठेगा। अभी तो जनता ने मुझे बिठाई थी, तो मैं जनता का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। बालाघाट की जनता ने जो प्यार और सहयोग और सम्मान मुझे यहाँ दिया, उसके काबिल में उतर पाया, इसका मूल्यांकन जनता करेगी। उसी बात को दोहराते हुए नगर पालिका उपाध्यक्ष वीना कनौजिया ने भी कर्मचारियों से माफी मांगने में देरी नहीं की। अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष की तारीफ के पुल बांधते हुए इस परिषद को सबसे बेहतर परिषद बताने में भी देरी नहीं की। यही नहीं, अपनी बातों को विराम देने से पहले उन्होंने सभी पार्षदों को शुभकामनाएं दी कि वे दोबारा जीतकर आए और शहर का फिर से विकास करें। बहुत अच्छी बात बोले हमारे नगर पालिका अध्यक्ष ने कि हमसे 5 साल में जो भी गलती भूल चूक हुई हो, यह सही बात है। काम करने में कभी कभी क्या होता है, गुस्से में इंसान कर्मचारियों को डांट भी देता है और आपस में बात लोग कर्मचारी बोलते तो नहीं, पर पीछे उनको तकलीफ भी होती है कि हमको वो पार्षद ने ऐसा बोले या अध्यक्ष ने चिल्ला दिया या ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सब चीज ना ध्यान देते हुए आप लोग ने हम लोग को पूरा सहयोग करें और साथ में सबसे बड़ी बात, हम पार्षद सब मिलकर एकजुट होकर अपने अपने वार्ड का काम करें और किसी के वार्ड में कोई रोक नहीं। साथ में मैं नए वर्ष की आप सभी को शुभकामना देती हूँ और मेरे ख्याल से बहुत कम मैंने परिषद में बोली होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अध्यक्ष महोदय थे, हमारी पार्टी के थे, हमको सब कुछ देखना पड़ता था और जहाँ तक तो हम लोग ने तालमेल बैठा के काम किया। बहुत अच्छा लगा ये काम कर और इसी तरह मैं तो चाहती हूँ जब भी पार्षद छविराम नागेश्वर ने अपनी पीड़ा भी परिषद के सामने रख दी, जिस पर तत्काल ही नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि जन कल्याण के कार्य किया हुआ खर्च पार्षदों के नाम नहीं जोड़ा जाएगा। 12 तारीख को कार्यकाल खत्म हो जाएगा और 2-4 महीने के बाद जब चुनाव संपन्न होते हैं तो जो पार्षद जो होते हैं, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष जो या पार्षद होते हैं, जिम्मेदार जो अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं, जन कल्याण कार्य में कोई पानी के टैंकर पहुंचा देते हैं। होता क्या, वो ऑडिट आपत्ति लगती है और जब प्रमाण पत्र देने आते हैं जब उसमें आपत्तियां होती है। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि प्रस्ताव कर दे कि जो भी जनता के चाहे सामान्य कार्य में हो या सार्वजनिक कार्य में हो या मंदिरों के काम में, तो पार्षद जो भी हमारे सदस्य, क्योंकि पिछले वर्ष जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया तो इन्होंने वक्त 18,000 रुपए की रिकवरी मिल पाई और मैंने फिर ऑडिटर की आपत्ति लगाया, मुझे प्रमाण दे कहाँ मैंने पहुंचाया हूँ। पार्षद सरिता केवल सोनेकर ने तो बकायदा नाम लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद अदा किया और उम्मीद लगाई कि नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कर्मचारी अधिकारी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी बातों पर ध्यान दे और शहर विकास में सहयोग करे। जितना अधिक काम अनुभव हो जा रहे हैं और अल्लाह जी के कार्य
नहीं हुआ उतना अधिक काम हमारे अनिल भैया द्वारे जी के कार्यकाल में हुआ है। और यह कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम कांग्रेस के पार्षद हैं, बीजेपी के हैं या निर्दलीय हैं। हमारे पूरे 33 पार्षद भाई बहनों ने एकजुटता बना करके इस कार्यकाल को निभाया है और कभी किसी को नाराज होने का मौका हमारे अध्यक्ष जी ने किसी को नहीं दिया। पूरे 33 वार्डों में हमने यह भी देखा है कि किसी को भी पक्षपात वाली बात नहीं है, किसी के वार्ड में पक्षपात की बात नहीं है। सभी 33 वार्डों में हमारे 33 पार्षदों ने जब भी कुछ बोला है द्वारे भैया जी ने उसे पूर्ण किया है और आश्वासन दिया है। 5 साल में जरूरी नहीं है कि पूरे काम। थैंक यू और सॉरी के दौर में जैसे ही माइक पार्षद शाबिर मंसूरी ने थामा और अपनी बात शुरू की तो पूरा परिषद ठहाकों से गूंज उठा। विपक्ष में रहने का दर्द और साथ काम करने की खुशी के बीच वे यह बोलने से भी नहीं भूले कि नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे ने बेहतर काम किया, लेकिन वे बहुत ही चाणक्य नीति के साथ ही। अच्छे से कहना चाहूंगा कि मैंने शायद अंशिका मैडम का दिल दुखा कर्मचारी और पार्षद नेताओं के बीच में जो होता है वो, तो मैंने इनको हटाने के लिए भी आपसे बहुत डिमांड करा, पर भैया शायद बेहतर आप करने वाले थे। आपका वर्चस्व ज्यादा था। आप हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, आपकी मोनोपल्ली बहुत अच्छी चली। उसके बाद में मैं अंशिका मैडम से माफी मांगना चाहता हूँ कि इन्हें वो चीज बुरी लगी थी कि साबिर भाई आपने तो हमारे को भरी परिषद में अच्छा वो करे। मैं बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, पर हमें जनता को जिसने हमें मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दिया, हमें उनको जवाब देना पड़ता है। बहन अध्यक्ष जी, आपकी राजनीति मेरे को बहुत अच्छी लगी। आपने कई जगह बहुत अच्छी राजनीति खेले पार्षदों के बीच में। मतलब इतनी जोरदार राजनीति कि आपको 5 साल चला लिए आपने। मैं तो चाहता हूँ पूरे पार्षद फिर से जीत के आए तुम लोग। मैं भी चाहता हूँ कि दोबारा अध्यक्ष तुम ही बन जाओ। तुम पूरे लोग फिर से जीत के आओ, बहुत अच्छा काम करें, अच्छा मौका नहीं। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, बुरा नहीं मानना, थोड़ा सा फूट डालो, शासन करो की राजनीति आपकी बहुत पसंद आई मेरे को। मैं ऐसे ही आदमी को कुशल राजनीतिक मानता हूँ। अरे किसने फूट डाला बताओ तो, आज बोलो खुल के। पार्षद यासीन खान ने 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा रखते हुए कहा कि परिषद का मीडिया ने बहुत अधिक सहयोग दिया। उसी का नतीजा है कि उनके सारे अच्छे काम लोगों के सामने आए और इस पूरे कार्यकाल के दौरान एक बार भी जनता ने नगर पालिका में विरोध दर्ज नहीं किया। हमारी किसी से व्यक्तिगत कुछ भी, किसी से भी कोई भेदभाव नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको किसी कर्मचारी से कोई दिक्कत होगी। हम भी समझते हैं आपका भी परिवार है, आपकी भी नौकरियां, खासतौर पर हमारी महिलाएं कर्मचारी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको किसी का अपमान करना है या वो करना है। हमारे घर पे भी बहन है, बेटियां हैं, माँ है, सब लोग हैं। हमको भी दूसरों का सम्मान करना आता है, लेकिन क्या है ना, नेता है हम लोग, बस यही ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी बात, हमारे पत्रकार साथी, आज हमारी परिषद जो 5 सालों पर काम कर पाई, तो उसमें सबसे अहम योगदान हमारे मीडिया का भी है। अगर से मीडिया हमारे अच्छे कामों को जनता के बीच में बताते नहीं तो शायद इस 5 साल में बहुत विरोध प्रदर्शन होते और लोग नगर पालिका के सामने आते, लेकिन एक भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। कोई भी नगर पालिका के सामने धरना देने नहीं आया। इससे साबित होता है कि 5 साल तक नगर पालिका ने बहुत अच्छा काम करी है। जनप्रतिनिधियों के उद्बोधन के बाद बारी आई नगर पालिका कर्मचारी अधिकारियों की, तो नगर पालिका में लंबे समय से सेवाएं दे रहे उपयंत्री सुरेंद्र राहंगडाले पूरे परिषद को एक परिवार बताते हुए उसके भीतर काम करने को, बेहतर काम करने के अनुभव साझा की। एक पूरे परिवार की तरह है और हम पिछले 5 वर्षों में भी पूरे परिवार की तरह रहे। परिवार में जैसे संबंध होते हैं वैसे हमारे आपसे संबंध रहे। एक परिवार में कई सारी बातें होती हैं, अच्छे काम के लिए अच्छा भी बोला जाता है, काम नहीं हो पाते उसके लिए डांटा भी जाता है। आपने हमको बोला भी, हमने आपके कई काम नहीं सुने भी, नहीं कर पाए भी परिस्थितियों के कारण। पर मेरा ऐसा निवेदन है कि आप क्षमा जैसा शब्द ना करें। परिवार में क्षमा नहीं मांगी जाती और हम क्षमा देने के लायक भी नहीं है। आप हमारे लिए आदरणीय हैं और एक परिवार की बात है, हमने परिवार में एक दूसरे को बोला। परिवार को चलाने के लिए बोलना पड़ता है, कड़वी दवा भी खाना पड़ता है, मीठी गोली भी खाना पड़ता है। तो आप हमारे लिए सब सम्माननीय हैं और मेरा ऐसा
नगरपालिका के युवा कर्मचारी और शहर के सफाई व्यवस्था प्रभारी मयूर वाह ने अपने वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों की ओर से बात रखते हुए कहे कि पूरा का पूरा परिषद इस कार्यकाल की बेहद तारीफ करता है। इतने साल से आप लोग से जुड़े हैं और जुड़े जो लोग पुराने पार्षद वो जानते हैं कि हम लोग का व्यवहार कभी चेंज नहीं होता। तो पुराने पार्षद अभी भी उनको उतनी तवज्जो देते हैं और भैया ने सही कहा, भैया तो बहुत पुरानी पहचान, सभी लोग जितने हैं सभी लोग से पुरानी पहचान है इतना। और मैं बिल्कुल ये बेबाक तौर से बोलना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे वरिष्ठ कर्मचारी लोग में हमारे प्रांशपति जी है। जो परिषद ये जो भैया की कार्यकाल की परिषद रही, ऐसी परिषद शायद ना कभी थी ना कभी होगी। सबसे अच्छी परिषद, क्योंकि जब अनिल भैया जब अध्यक्ष बन के आए थे, निर्वाचित होकर आए थे, तो पहली परिषद की मीटिंग मुझे याद है, सबसे पहले हमने एक ही बात कही थी कि कर्मचारी सबको काम तो लेना है। निश्चित ही बीते 5 साल के गिले शिकवे मिटाते हुए परिषद ने एक दूसरे को धन्यवाद अदा किया और थैंक यू और सॉरी की फॉर्मेलिटी को पूरी तरह से अदा करते हुए दोबारा मिलेंगे, सभी जीत कर आए, इस बात की शुभकामनाएं दी। आज उसी कड़ी में आज हमने परिषद की आखिरी बैठक रखे थे। कुछ ऐसे मुद्दे थे कि मैं सिंचाई विभाग में गया था तो चर्चा कर रहा था, तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मुझसे कहा था कि हमारे पास जो स्टाफ डैम बनाने के लिए उसके लिए हमारे पास राशि नहीं है और उसका सर्वे करने के लिए भी और उसका डीपीआर बनाने के लिए भी राशि नहीं है, तो ये राशि नगरपालिका वहन उठा कर ले। तो उसी संबंध में आज हमने प्रस्ताव ये करे कि जो वैनगंगा नदी पे आने वाले समय में जो स्टाफ डैम बनेगा 200 करोड़ की लागत से, तो उसके लिए डीपीआर बनाने के लिए 18 लाख रुपए जो नगरपालिका वहन करने के लिए तैयार है। हमने सर्वसम्मति से पूरे पार्षदों ने इसका प्रस्ताव पास करे। दूसरा ये कि जिला प्रशासन ने जितने भी तोड़े, गुमटी तोड़े, जितने भी गरीब दुकानदारों जो सड़क पे बैठे थे, जो अतिक्रमणकारी थे, जिनकी दुकान को तोड़ा गया, तो उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन को हमने यहाँ से प्रस्ताव भेजे कि उनको कहीं ना कहीं दुकान दे करके उनके रोजी रोटी में उनको मदद मिले, इसी प्रस्ताव रखे। वारासिवनी में मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा 8 जनवरी को तहसील कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन तहसीलदार कैलाश कन्नौज को सौंपकर 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि एफडीआई कानून के विपरीत जाकर दी जा रही छूट से हम मोबाइल थोक एवं चिल्लर विक्रेताओं के व्यापार पर चोट पहुंचा रहे हैं। इससे रोजगार की क्षति हो रही है क्योंकि हमारे द्वारा चिल्लर रूप में रिटेल में मोबाइल सेट का व्यापार कर परिवार का भरण पोषण किया जाता है। वारासिवनी में भाजपाइयों के द्वारा 8 जनवरी को नागरिकता कानून के पक्ष में लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मला पटले, कार्यक्रम के नगर प्रभारी मनीष मिश्रा सहित अन्य भाजपाइयों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में समर्थन जुटाने भारतीय जनता पार्टी ने नगर वासियों को नागरिकता कानून के बारे में समझाया। लोगों को बताओगी कि ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, किसी को भगाना नहीं है। भगेगा कौन? नक्सलवादी भगेंगे, आतंकवादी भगाए जाएंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम, इस विषय को लेकर के और शहर में भ्रमण किया जा रहा है। लोगों को ये नियम क्या है इसके विषय में जो है अपन ये जो पार्टी से अपने पास आए हैं प्रचार सामग्री, इसको भी बांट रहे हैं। इसमें सारी स्थिति स्पष्ट है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है। इसका जो भ्रम फैलाया जा रहा है हमारी विपक्षी पार्टियों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी पार्टियों द्वारा कि इससे मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, ये सब बात इसमें क्लियर है कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है कि किसी भी मुसलमान को देश के बाहर भेज दिया जाएगा। ये जो नागरिक संशोधन अधिनियम लालबर्रा नगर मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में विगत 1 पखवाड़े से आए मौसम में परिवर्तन के बाद 8 जनवरी को चमक और गरज के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जो निरंतर चलता रहा, जिसके बाद दिन भर क्षेत्र के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में सर्द हवाओं के चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। आपको बता दें कि 6 और 7 जनवरी को मौसम साफ हो गया था, लेकिन 8 जनवरी को अचानक मौसम में आए बदलाव से गाहनी कार्य एक बार फिर बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, क्योंकि तेज बारिश से खलिहानों में पानी भर गया है।
आपको बता दें कि गत 2 दिनों से मौसम साफ होने के कारण किसानों ने खलिहानों के सूखने के बाद मिसाई कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन वापस मौसम खराब होने से घबराए किसानों के द्वारा आनन फानन में खलिहानों में रखे पैरा और धान को सुरक्षित किया गया, लेकिन वे खरई को भीगने से नहीं बचा पाए। वहीं अधिक बारिश होने से खलिहानों में पानी भर गया, जिससे गाहनी कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदी गई धान का परिवहन नहीं होने से खुले आसमान के नीचे डंप हजारों कट्टियां भीग गई हैं, जिससे समितियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 8 जनवरी को मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियरिंग शाखा बालाघाट द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत वितरण अभियंता संघ सहित अन्य 10 संघों ने मिलकर हड़ताल की। विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष ID पटले ने बताया कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लगातार कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आउटसोर्सेज और संविदा कर्मचारियों का बहुत अधिक शोषण किया जा रहा है। यही नहीं, विभिन्न मांगों की पूर्ति नहीं की जा रही है। इसके विरोध में हड़ताल की गई थी। औद्योगिक घरानों को फायदा देना बंद करो, बिजली उत्पादन गृहों का नवीनीकरण करो, बिजली उत्पादन गृहों का। आज का जो हड़ताल है ये संपूर्ण भारत में पावर सेक्टर के 6 संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। हमारा पावर सेक्टर को सरकार के द्वारा निजीकरण हाथों में और बड़े घरानों के हाथों में देने का कार्य चल रहा है, जिसका विरोध करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में 6 राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा आज काम बंद हड़ताल किया गया है, काम का बहिष्कार किया गया है, जिसमें बालाघाट जिला का पावर सेक्टर हमारे सभी इंजीनियर, हमारे अधीक्षण यंत्री महोदय, कार्यपालन यंत्री महोदय, सहायक यंत्री महोदय, जूनियर इंजीनियर महोदय, बाबू लाइनमैन सभी अपने इस आज की मांग के समर्थन में विरोध कर रहे हैं। क्या मांग है सर? हमारी मांगे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लागू किया गया था और कंपनी बनाई गई थी, जिसके कारण मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की वित्तीय स्थिति जर्जर हो रही है, उसकी समीक्षा कर उसमें संगठनों को लिया जाए, उसकी समीक्षा कर नया अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का 2018, उसमें संगठनों का प्रतिनिधित्व किया जाए, इंजीनियर्स को लिया जाए और उनकी भी बात को सुना जाए, तब इस बिल को हिंदुस्तान में लागू किया जाए। जनपद पंचायत की सामान्य सभा बैठक के दौरान सदस्य द्वारा विभिन्न योजनाओं में कार्य नहीं करने का आरोप सीधा अधिकारी कर्मचारियों पर लगाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का आरोप लगाकर, जिसमें रसूखदारों के मकान बनने का भी मुद्दा बहुत अधिक सुर्खियों में बना रहा। हमने जैसा कि पता किया कि जो पीएम आवास का जो योजना आई थी, उस समय जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी उन लोगों के नाम को पीछे हटा के उन लोगों को दिया गया जिनको जरूरत नहीं थी। आज जब पानी आ रहा है, बरसात हो रही है, तो ऐसी स्थिति में लोग टट्टा लगा के और ऊपर पाल डाल के लोग रह रहे हैं, तो उनको देखने के बाद तो आदमी के आंख से आंसू गिर जाते हैं। तो यही हम चाहते थे कि जनपद पंचायत के जितने भी मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं, वो उन लोगों को मकान दिया जाए, पीएम आवास का लाभ उन लोगों को दिया जाए जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमारे जनपद पंचायत के जितने कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, इन लोगों की लापरवाही है, जिसकी वजह से आज हमारे क्षेत्र में विकास और जो हितग्राही है उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से हमारी जनपद पंचायत आज बालाघाट जो है 77 पंचायतों में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना। सर, क्या इसकी शिकायत भी करेंगे आप? अगर ऐसा अभी इसके बाद अगर जो टारगेट आते हैं, अगर वो सही हितग्राहियों को उनका लाभ नहीं मिला, तो मैं इसकी शिकायत ऊपर तक करूंगा और इन लोगों को, जितने भी कर्मचारी इसके भागीदार होंगे, उनको भी जो है यहाँ से हटवाया जाए। मुख्यालय से लगी हुई ग्राम पंचायत कोसमी में कचरा वाहन नहीं देने का आरोप सीधे सरकार के माथे पर मढ़ दिया गया और आरोप लगा कि विकास के लिए, स्वच्छता के लिए पंचायतों की मदद नहीं की जा रही है। ग्राम पंचायत कोसमी के सरपंच द्वारा जनपद पंचायत और जिला पंचायत को प्रस्ताव भेजा गया था, वहां से सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित किया गया था और आगा 2 महीने पहले से प्रस्ताव भेजा गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मेरे द्वारा आज मुद्दा उठाया गया है कि मैं ग्राम पंचायत का ही उसी ग्राम पंचायत का रहवासी हूँ, ग्राम पंचायत कोसमी का, तो वहाँ मैं भी देखता हूँ कि स्वच्छता के संबंध में बहुत सारी चीज़ें जो है हो नहीं पा रही है और पंचायत में इतना आय का साधन नहीं है कि जो उनका वहन कर सके। तो सरपंच साहब ने ये बात रखी थी, मेरी तरफ भी रखी थी और मैंने आज जनपद पंचायत की बैठक में रखा, स्वच्छता के लिए 4 से 5 लोगों की व्यवस्था की जाए सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, और स्वच्छता के लिए जो गाड़ियाँ होती है उसकी व्यवस्था की जाए कि स्वच्छता अच्छे से रहे और ग्राम पंचायत में
बहुत सारे अपने नालियों में कचरे जमा रहते, तो कम से कम एक व्यवस्था हो जिससे स्वच्छता बनी रहे। और दूसरी बात ये थी कि हमारे ग्राम पंचायत कोसमी में आखर मैदान और ईजीएस स्कूल, वहाँ पे अपने जैसे आखर मैदान में खाना बनाने के लिए किचन सेट नहीं है। मेरे पास बहुत बार समस्या आई, मैंने मीटिंग भी रखा, इस बार बड़े मैंने यही नहीं, वर्षों से लंबित निर्माण कार्य के पूरे नहीं होने का भी मुद्दा बहुत अधिक सुर्खियों में बना रहा। इस दौरान जनपद उपाध्यक्ष ने स्वयं आगे आते हुए इस मामले की जांच कराने तक की बात कह दी। बैठक में आज सामान्य सभा की बैठक थी, जिसमें हमने विभिन्न विभाग से जानकारी जो मांगी गई थी उसमें समीक्षा रखी गई और उसके बाद पंचायत में जो पुराने निर्माण कार्य जो अभी तक कई वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं, उनको क्यों है, किस कारण से है, उसके जांच करके और उसके प्रतिवेदन मांगा गया है कि जो 17, 18, 19 के कार्य जो लंबित पड़े हुए हैं और जो आज तक के अधूरे हैं, तो वो किस कारण से अधूरे हैं और वो पूरे क्यों नहीं हुए हैं, उसकी जानकारी मांगी गई। दूसरा ये बिंदु एक था कि कपिलधारा कूप में कई जगह विसंगति पाई गई, जैसे ग्राम पंचायत कुकड़ा में ऐसे लोगों को कपिलधारा कूप का दे दिया, स्वीकृत कर दिया गया, जिसमें किसी के 10 एकड़ जमीन है, 12 एकड़ जमीन है और उनकी पत्नी के नाम पे 1-2 एकड़ जमीन है, तो उनको दे दिया गया, जबकि समग्र आईडी दोनों की एक है और उनका जो पारिवारिक में जो एक परिवार रहते हैं, तो उनकी जब प्रावधान है कि 2.5 एकड़ से ऊपर वाले को नहीं देना है, तो ऐसी स्थिति में हमने 10-12 एकड़ वाले को दिए, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए जिसने स्वीकृत किया उस पर कार्रवाई करने। आप मानते हैं कि धांधली हुई है? इनका धांधली हुई, बिल्कुल धांधली हुई है उसमें, और वो जिन्हें धांधली किया है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देश दिया। आगामी 11 जनवरी को जिले के 29 परीक्षा केंद्रों में नवोदय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुल 12,927 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस परीक्षा की तैयारियों को लेकर आज बीआरसी कार्यालय भवन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे, नवोदय विद्यालय प्राचार्य पूनम शर्मा सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये नवोदय विद्यालय की जो एंट्रेंस परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा जो होती है, उसका आयोजन 11 तारीख को होने वाला है और पूरे जिले के सभी ब्लॉक में 29 सेंटर हैं और इसमें 12,927 बच्चे जो हैं वो एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा, कितने पालियों में आयोजित होना है और किस तरीके से परीक्षा होगी? ये एक ही पाली में होगा, यानी उसी दिन है, एक ही बार होगी। किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं? ये निर्देश ये दिए गए हैं सभी को कि बच्चे जो हैं वो समय पर पहुंच जाएं और उनको समय पर उनकी सीट पर। श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम कुप्रथा के विरोध में जन जागरूकता अभियान 6 से 11 जनवरी तक चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के बैहर चौकी रोड स्थित अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा संचालित स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित जनों ने बाल श्रम और उससे होने वाले नुकसान के लिए जागरूकता के विषय में विस्तृत जानकारी दी। बाल संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है, उसके साथ में ही बाल श्रम के संबंध में हम लोग इस कार्यक्रम में जानकारी दे रहे हैं। इसके अंतर्गत ये है कि कोई भी यदि बालक या बालिका 14 साल से कहीं भी यदि काम करते पाए जाते हैं तो उन्हें बाल श्रमिक माना गया है और वो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए मालिक ठेकेदार के ऊपर 3 साल की सज़ा या 50,000 रुपये का फाइन किए जाने का प्रावधान है। में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों को उनके साथ अगर कोई घटना होती तो वो नंबर, उनको हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो बहुत ज़रूरी थे। तो यहाँ उनको बताया गया कि 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, अगर किसी भी बच्ची या बच्चे के साथ कहीं कोई घटना होती तो वो इस नंबर पे कॉल कर ले। दूसरी बात, बाल श्रम और भिक्षावृत्ति दोनों पे जागरूकता करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जागरूकता इस बात के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को ये नहीं पता। 7 जनवरी को जहां एक और नगर पालिका परिषद अपने इस कार्यकाल की अंतिम बैठक का आयोजन कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर शहर के वार्ड नंबर 3 और 10 के निवासी सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर रहे थे। वार्डवासियों के अनुसार पानी निकासी, थोड़ी सी बारिश होने पर बाढ़ जैसे हालात, सफाई का अभाव और नाली निर्माण नहीं होने से वार्डवासी बहुत अधिक परेशान हैं। हमारे वार्ड की ये मुख्य समस्या है कि जैसे भी थोड़ा सा पानी आता है तो पानी लोगों के घरों में घुसने लगता है। नालियाँ यहाँ पे कच्ची नालियाँ हैं और नालियों का पानी पूरा रोडों में, कच्ची सड़कों में आ जाता है, जिससे आने जाने वालों को गंदा पानी और ये कीचड़ से सने हुए पानी से जाना पड़ता है।
और बच्चे जो छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो बेचारे स्कूल नहीं जा पाते हैं अपने, और जो नमाजी हैं नमाज़ पढ़ने के लिए जो अपनी इबादत करने के लिए जाते हैं उनके पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर दूसरी समस्या है जानवरों की। यहाँ जो जानवर हैं, जो काले जानवर हैं, सूअर हैं, ये बिल्कुल घरों के अंदर घुसने लगते हैं। इन सब मुद्दों पर वार्ड नंबर 3 और 10 के बाशिंदे एकजुट हो गए हैं और सभी ने एक निर्णय लेकर यह फैसला लिया कि सड़क नहीं तो मतदान नहीं, इस नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इसलिए बुधवार को उन्होंने जनप्रतिनिधि के साथ साथ अधिकारियों को भी अल्टीमेटम दे दिया। हम लोग ने अनेकों बार यहाँ नगर पालिका जाके हमारे अध्यक्ष महोदय जी, हमारे सीएमओ साहब को कई मर्तबा हमने आवेदन दे चुके हैं वार्ड के लोगों ने, और अभी तक हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। जनप्रतिनिधि लोगों से हम वार्ड के पार्षदों से संपर्क करते तो उनका यह कहना आता है कि भैया नाली का टेंडर हो चुका है, रोड का टेंडर हो चुका है, अभी आगे जाके बन जाएंगी। हम लोग ने यह निर्णय लिया है कि अगर रोड नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं। हमको महसूस हो रहा है कि आने वाले जो नगर पालिका चुनाव है उसमें हमको हमारा वार्ड जो है वो उसका बहिष्कार करेगा चुनाव का, और वार्ड के जो समस्त लोग हैं वो इसका समर्थन करते और आने वाले नगर पालिका चुनाव में कोई वोट नहीं डालेगा यहाँ पे। यह पहला मौका नहीं जब वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 3 के लोगों ने सड़क, पानी, नाली, जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज बुलंद की हो, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन का पुलिंदा ही दिया जाता है, जिससे वार्डवासी स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि आगामी चुनाव में वे सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 8 जनवरी को देशव्यापी कर्मचारी हड़ताल का प्रभाव जिला मुख्यालय स्थित LIC कार्यालय में भी दिखाई दिया। LIC कर्मचारियों ने भी हड़ताल का समर्थन करते हुए अपनी विभिन्न मांगें शासन तक पहुंचाई। जबलपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉय यूनियन के बैनर तले इस हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 21,000 रखने की मांग रखी गई। केंद्रीय जो है राष्ट्रीय केंद्रीय 10 ट्रेड यूनियन, इनके समस्त बैंक, डिफेंस, पोस्ट ऑफिस और BSNL तमाम देशव्यापी हड़ताल हो रहा है। ये 10 मुद्दों को लेकर चल रहा है। जैसे LIC में निजीकरण के खिलाफ यह हड़तालें हो रही हैं। हमारा जो चार्टर वेतन वार्ता रुका हुआ है, इसके लिए हम मांग कर रहे हैं, और सभी श्रमिक कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन जो है 21,000 होना चाहिए। वारासिवनी नगर के वार्ड नंबर 2 में जल भराव की स्थिति होने से स्थानीय रहवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को अचानक सुबह हुई तेज बारिश के कारण यह स्थिति निर्मित हो गई, जिससे वार्ड वासियों के घरों के सामने करीब 1 फीट से ज्यादा पानी भर गया, जिसके कारण उक्त वार्ड वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं जरूरी कार्यों में भी लेट होना पड़ा। पानी रुका हुआ है। करीब कितना पानी होगा यहाँ पे? 1 आधा फीट होगा? ज्यादा। तो ये सब आपके घर के सामने से जमा हो गया क्या पानी? हाँ, पूरा हमारे घर के सामने। यहाँ से कोई निकास नहीं है यहाँ से। अभी क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? यही निकल नहीं पा रहे, अब रोड भी नहीं है, नाली भी नहीं है, अगला वाला पानी भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो क्या मांग करते हैं आप? यही बस कि रोड बन जाए, नाली बन जाए। वार्डवासियों ने बताया कि जब भी बारिश होती है तो यह मार्ग पर जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क व नाली का निर्माण नहीं किया गया है। पानी बहुत, बारिश का जो पानी है बहुत जमा रहता है हमेशा, और क्या है हम लोग बाहर निकल नहीं पाते, बाल बच्चे सभी को परेशानी होती है, और न नाली वाले नगर पालिका से कोई आते नहीं है, और न कच्ची नाली का पानी निकासी नहीं कर रहे हैं। आपने शिकायत करे थे क्या इसका? कल ही गए थे और उसके पहले भी गए हैं। पार्षद तो हमारा ध्यान ही नहीं देता। पार्षद के पास में जाओ तो पार्षद बोलता है कि खुद ही निकालो नाली। ये स्थिति कब से है? ये तो हमेशा बनी से रहती है। पानी बारिश का पानी आए तो बहुत सालों से पानी की समस्या। वारासिवनी में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के मामले में धान की उतारी कम आने का खामियाजा भुगतने से वारासिवनी के समस्त धान खरीदी केंद्र परेशान हैं। यह सिलसिला हमेशा से चला आ रहा है। पद्मेश से चर्चा करते हुए धान खरीदी केंद्र प्रभारी दीनू परिहार ने बताया कि वह बाकायदा धान की खरीदी कर रहे हैं। धान खरीदी के दौरान तौल में धान ज्यादा ही जाता है। प्रत्येक 40 क्विंटल की बोरी में कम से कम 150 से 200 ग्राम धान अधिक ही होता है, और उसकी पैकिंग सोसाइटी में ही कर सीधे माल ट्रक में डालकर परिवहन करने से पहले ट्रक सहित एक तौल पत्रक तैयार किया जाता है। धर्मकांटा से तुलाई होने के बाद ट्रक सीधे कैंप पहुंचता है और वहां पर गाड़ी खाली होती है, जहां से भी उन्हें प्रति ट्रक में बोरों की संख्या की सूचना प्राप्त होती है।
इस मामले में धान खरीदी केंद्र प्रभारियों ने एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी को प्रेषित कर मामले से अवगत कराया है। वहीं उन्होंने एसडीओपी और थाना प्रभारी वारासिवनी को भी रिपोर्ट का ज्ञापन सौंपा है। वारासिवनी, रामपायली, खैरलांजी जितने भी लोगों का खापा केटने के माल आ रहा है, सभी धान खरीदी प्रभारी और सभी संस्था प्रबंधक श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी से निवेदन करने आए थे। क्या हो रहा है कि जो परिवहन की जो धान जो खापा में जो जा रही है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चोरी की वारदात लगातार होते जा रही है। हो रहा यह है कि जब ट्रक में माल जाता है तो वो रास्ते में ही उसके कम से कम 8, 10, 15 कट्टियाँ चोरी हो जाती है। तो उसमें वहाँ पे जो छोटे मोटे जो धान खरीदी का धंधा करने वाले हैं वो लोग और ट्रक के जो मालिक है उनको तो नहीं हम कह सकते, मतलब ट्रक ड्राइवर है उनके द्वारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी की जाती है। आज हम सबसे सभी लोग निवेदन करने आए थे कि सर इस तरह की कार्रवाई पे वहाँ पे तत्काल रोक लगाया जाए, नहीं तो जितनी भी समितियों का माल आता है इसका सीधा नुकसान उस समिति को और उस धान खरीदी प्रभारी को वहन करना पड़ता है। इसलिए आज सर से गुहार लगाने आए थे कि सर ये जो चोरी की वारदात जो वहाँ पे खापा में दिन रात होते जा रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। वारासिवनी में अनाज मंडी एवं राइस मिल मजदूर हम्माल यूनियन ने इंटेक के आह्वान पर 7 जनवरी को काम बंद हड़ताल का लाल झंडा लहराया। स्थानीय अनाज मंडी में सभा को संबोधित करने के बाद यूनियन के महिला पुरुष हम्माल रेजा मजदूरों ने अनाज मंडी से लेकर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय तक एक रैली निकाली और प्रदेश व्यापी मांगों सहित स्थानीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इंटेक के बैनर तले करीब 650 महिला पुरुष मजदूरों ने इस हड़ताल में भाग लिया। जितने भी हमारे मजदूर श्रमिक हैं या अन्य श्रमिक भी आते हैं जो रेलवे में हैं, पोस्ट ऑफिस में हैं, बीमा में हैं, सभी लोग आज ये हड़ताल पे जा रहे हैं, चले गए हैं और आज ये हड़ताल हमारा 5 बजे तक रहेगा। ये हमारी मांगे हैं जो आज की मांगे जो लेकर के चल रही है कि मध्य प्रदेश में पूरे श्रमिकों को कोई भी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। मिल मालिक द्वारा हमें ना कोई प्रस्तुत किया जा रहा है, न प्रस्तुति के लिए पैसा मिलता, न विवाह सहायता के लिए पैसा मिलता, न बच्चे पढ़ाने के लिए पैसा मिलता। इसीलिए ये आह्वान को लेकर हमारी सरकार के माध्यम पर जो सरकार के खिलाफ चलने वाली जो हमारी योजना है उस पर हम ताकत लगा रहे हैं कि हमारे जो सरकार नहीं सुन पा रही है उसको आवाज़ से हमारी आवाज़ तक उनके तक पहुँचे और हमारी कुछ मांगों को पूरी करने की कोशिश। लालबर्रा के स्थानीय हॉस्पिटल कॉलोनी स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में श्री राधे राधे महिला मंडल के तत्वाधान में गत 5 जनवरी से जारी संगीतमय भव्य श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह में प्रतिदिन श्रद्धालुओं के द्वारा उपस्थित होकर कथा सुनी जा रही है। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के चौथे दिन 8 जनवरी को पंडित जगदीश भूषण मिश्र के द्वारा पुष्प वाटिका निरीक्षण, धनुष यज्ञ, श्री सीताराम विवाह व श्री जानकी विदाई प्रसंग का बखान किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम पंडित जगदीश भूषण मिश्र के द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर आरती संपन्न करवाई गई, जिसके बाद कथा आरंभ की गई। की रामलीला होती तो बचपना रहे तो भाई रामलीला देखने के लिए हम लोग भी रोए घर में, हमको भी जाने दो। और एक पड़ोस में हमारी दादी जी थी, वो रोज जाते थे। सभी लोग जोरदार तालियों से सेवा करते हुए बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल कर जताया विरोध, लगाया सरकार पर आरोप। बुधवार को जिले भर में हुई बारिश, जनजीवन हुआ प्रभावित, फिर अटका धान खरीदी का काम।
शहर के वार्ड नंबर 3 और 10 के निवासियों ने किया ऐलान, रोड नहीं तो वोट नहीं, नगरपालिका चुनाव का करेंगे बहिष्कार। नगरपालिका परिषद की आखिरी बैठक, अध्यक्ष और पार्षदों ने कर्मचारियों से कहा थैंक यू और सॉरी। कान्हा नेशनल पार्क से लगे स्कूलों की बदलेगी तस्वीर, कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे छात्र। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।